विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी समाजशास्त्र की कक्षा में। आज हम सामाजिक विचारकों से राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हमने इनके जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी की मान्यता है कि अब समय आ गया है जबकि हम समाज के एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करें। यह सामान्य सिद्धांत सामाजिक संबंधों और संरचनाओं के संबंध में अन्य सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों, नियमों एवं व्याख्याओं का एक समग्र रूप से एकीकृत एवं समन्वित ज्ञान का एक समूह होना चाहिए। समाज का एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण क्यों किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुखर्जी कहते हैं कि यदि सभी सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन के अलग अलग पहलुओं से अपने को जुड़ा रखेंगे तो समाज का एक समग्र रूप और समाज का एक सामान्य सिद्धांत कभी विकसित ही नहीं हो पाएगा। मुखर्जी कहते हैं कि समाज अंतः संबंधित वास्तविकताओं की एक समग्रता है। यह विभाजन योग्य नहीं है वरन एक अखंड व्यवस्था है। इसलिए समाज के विषय में वास्तविक ज्ञान तभी हो सकता है जब हम समाज का एक समग्रता के रूप में अध्ययन करें, उसकी आदतों, मूल्यों तथा प्रतीकों का अध्ययन करें और एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करें। मुखर्जी कहते हैं कि समाज के सामान्य सिद्धांत के निर्माण के लिए सामाजिक तथ्यों, सामाजिक संबंधों एवं अनुभवों की सामान्यता को औपचारिक प्रतिमानों एवं तर्कयुक्त क्रमबद्धता के रूप में रखा जाए। सभी सामाजिक संबंधों और संस्थाओं को हम मानव की मूलभूत इच्छाओं और संवेगों के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। मुखर्जी सामाजिक तथ्यों एवं संबंधों को समझने के लिए उन्हें सामाजिक मूल्यों एवं प्रतीकों के संदर्भ में विश्लेषित करने पर जोर देते हैं। समाज के एक सामान्य सिद्धांत में मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन मूल्यों का विकास मानव अपने सामाजिक जीवन में अंतः क्रियाओं के दौरान करता है तथा मानव का सामाजिक जीवन भी उसकी परिस्थितियों, मनोसामाजिक एवं नैतिक स्थितियों के द्वारा तय होता है। मुखर्जी कहते हैं कि समाज के एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन मूल्यों के संदर्भ में ही संभव है, क्योंकि समाज मूल्यों का ही संगठन और संकलन है। मुखर्जी ने समाज के एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने के दौरान ही कई समाजशास्त्रीय अवधारणा जैसे कि संस्था, संस्कृति, समूह, सामाजिक संबंध एवं समाज आदि को भी परिभाषित किया। आपने समाज की विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर परिभाषित किया, जैसे कि मुखर्जी के अनुसार सामाजिक संरचनाओं व प्रकारों का वह योग है समाज संरचनाओं व प्रकारों का वह योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के 3 आयामों या स्तरों, पारिस्थितिकी शास्त्रीय, मनोसामाजिक तथा लक्ष्यपूर्ण नैतिक के साथ अपना अनुकूलन करता है, अपनी जीविका, परिस्थिति तथा मूल्य पूर्ति संबंधी अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मुखर्जी कहते हैं कि पारिस्थितिक विज्ञान की दृष्टि से समाज एक प्रदेश है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से समाज एक वर्ग है, समाजशास्त्र की दृष्टि से समाज एक संस्था है और नैतिक दृष्टि से समाज आदर्श मूल्यों, चरित्र निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए सहभागिता या समागम है। समाज के एक सामान्य सिद्धांत में समाज इन सभी पहलुओं को सम्मिलित करना चाहिए। समाज एक मुक्त व्यवस्था। समाज को विभिन्न वैज्ञानिकों ने बंद एवं खुली व्यवस्था के रूप में देखा है। कुछ समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक समाज को एक बंद व्यवस्था के रूप में व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार समाज में क्रियाशील शक्तियों द्वारा निर्देशित होता है, तो दूसरी ओर जो लोग समाज में मुक्त व्यवस्था मानते हैं उनके अनुसार समाज के सदस्यों में भावनाओं, संवेगों तथा सीखी हुई प्रवृत्तियों में विलक्षणता होती है, जो कि मानव की संस्कृति एवं व्यक्तित्व प्रक्रिया को निरंतर नया जीवन प्रदान करती हैं। मुखर्जी का मत है कि समाज का सामान्य सिद्धांत समाज की मुक्त व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। मुखर्जी के मुक्त व्यवस्था के सिद्धांतों को हम इन 3 पक्षों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रदेश एवं जीवन निर्वाह की मुक्त पारिस्थितिकी व्यवस्था। इसके अंतर्गत समाज के लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी पारिस्थितिगत व्यवस्थाओं जैसे कि भूमि,
पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से अनुकूलन करना पड़ता है। मानव में यह क्षमता है कि वह पारिस्थितिकी नियमों को अपने पक्ष या विपक्ष में बदल सकता है। वह जीवन निर्वाह की कई नई परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है और करता भी है। यही पारिस्थितिगत मुक्त व्यवस्था है। अगली है संस्था एवं परिस्थिति की मुक्त समाजशास्त्रीय व्यवस्था। समाज की मुक्त व्यवस्था का दूसरा पक्ष यह है कि समाज की संस्थाएं संचार, नियंत्रण और परिस्थिति प्रतिमानों को नियंत्रित व नियमित करती है। मानव अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों, रुचियों एवं मूल्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं परिस्थिति योजनाओं को जन्म देता है, जिसमें पर्याप्त लचीलापन भी पाया जाता है। समूह और मूल्य की मुक्त नैतिक व्यवस्था। मुक्त व्यवस्था का तीसरा पक्ष यह है कि मानव और समाज मिलकर जीवन एवं परिवर्तित अवस्थाओं के अनुरूप नई नैतिकताओं को विकसित करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने उन प्रकारों का भी उल्लेख किया है जो समाज को अपने अस्तित्व के लिए नियमित रूप से पूरे करने चाहिए। वे प्रकार कौन कौन से हैं? प्रत्येक समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या का भरण पोषण होता रहे और निश्चित संख्या में उसकी जनसंख्या जीवित रहे। यदि किसी समाज की मृत्यु दर अधिक है तो एक समय ऐसा आएगा कि वह समाप्त हो जाएगा। यदि समाज में उपलब्ध भरण पोषण के साधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है तब भी जनसंख्या को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः समाज को पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रत्येक समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि वह सामाजिक नियंत्रण की भी व्यवस्था बनाए रखे। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए वह संस्थाओं, कानूनों एवं नैतिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर सकता है। समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि यह जीवन के लिए उचित मूल्यों, सेवाओं और वस्तुओं का चयन कर उनका वितरण एवं उपभोग करे तथा उनका उचित जीवन स्तर बनाए रखे। समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि समाज के अभिजात वर्ग तथा सामान्य लोगों में सत्ता और स्वतंत्रता का उचित बंटवारा हो। इसी प्रकार से आय, संपत्ति, अधिकार, सीमित वस्तुओं एवं मूल्यों के वितरण आदि की भी समाज समुचित व्यवस्था करे। समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्तियों एवं समूहों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने की व्यवस्था करे। इसके लिए वह कानून, शिक्षा एवं उचित मूल्यों की व्यवस्था करे तथा स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को लागू करे। अंतिम रूप में समाज को सर्वोच्च मूल्यों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों में विकास की दृष्टि से उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, विशेषाधिकारों, स्वतंत्रता, प्रतिबंधों, अधिकार एवं कर्तव्य आदि की विवेचना व्यक्ति के विकास के संदर्भ में ही करनी चाहिए। इस प्रकार मुखर्जी समाज की बंद व्यवस्था के स्थान पर मुक्त व्यवस्था के समर्थक हैं, क्योंकि बंद व्यवस्था में मानव एवं समाज की प्रगति व गतिशीलता दब जाती है तथा मानव की सृजनात्मक प्रवृत्तियों को समुचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। अब हम राधा कंवर मुखर्जी का समाज का महाविज्ञान टॉपिक का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी ने समाज के एक महाविज्ञान बनाने का सुझाव दिया। इस विज्ञान में मानव परिस्थिति शास्त्र व समाजशास्त्र के सिद्धांतों तथा मूल्यों एवं प्रतीकों से संबंधित सिद्धांत सम्मिलित होंगे। इस विज्ञान में इन सभी का समुचित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही उनका पृथक अस्तित्व भी बना रहेगा। इन विभिन्न सिद्धांतों के पारस्परिक आदान प्रदान से सभी को लाभ होने के साथ साथ समाज का एक व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करने वाला महाविज्ञान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा तथा साथ ही समाज के बारे में एक सामान्य सिद्धांत भी विकसित हो सकेगा। समाज का एक सामान्य सिद्धांत विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को एकता के सूत्र में पिरोएगा तथा उनके बीच विद्यमान सैद्धांतिक ज्ञान संबंधित दूरियों को कम करेगा। इस अर्थ में समाज का यह महाविज्ञान समाजशास्त्र से भी अधिक विशाल एवं विस्तृत विज्ञान होगा। इसी संदर्भ में मुखर्जी समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि समाजशास्त्र समाज के सामान्य सिद्धांत का वह पक्ष है जिसका संबंध संस्थाओं की संरचना के अंतर्गत संचार और परिस्थिति के सामाजिक संबंधों से है। मुखर्जी ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले परिस्थिति संबंध जैसे कि नातेदारी, प्रतिस्पर्धा, आधिपत्य एवं सहयोग आदि को सम्मिलित किया है। समाजशास्त्र को चाहिए कि वह सामाजिक मूल्यों का वैश्विक अध्ययन करें। वह पुराने एवं नवीन मूल्यों का मूल्यांकन करें एवं मूल्यों में उत्पन्न होने वाले नवीन प्रवृत्तियों को सामाजिक परिस्थिति की आवश्यकता तथा अनुभव के संदर्भ में जानने का प्रयास करें। मुखर्जी कहते हैं कि आज एक ऐसे समाज विज्ञान के सिद्धांत की आवश्यकता है जिसके द्वारा सामाजिक मूल्यों को मापा जा सके।
इसी प्रकार से मानवीय संबंधों के वास्तविक अध्ययन हेतु सभी सामाजिक विज्ञानों की एकता भी आवश्यक है, जिसे समाज का महाविज्ञान ही पूरा कर सकता है। यह विज्ञान मानव जाति से संबंधित उन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकेगा जिनका उत्तर वह अब तक खोज नहीं पाया है। यह महाविज्ञान समाजशास्त्र से भी विस्तृत होगा। यद्यपि वर्तमान में समाजशास्त्र का बहुत विकास हुआ है और आज इसकी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं जैसे धर्म का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, मूल्य एवं प्रतीकों का समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, नगरीय एवं ग्रामीण समाजशास्त्र आदि का विकास हो चुका है और ये सभी शाखाएं परस्पर आदान प्रदान की क्रिया में कार्य कर रही हैं। फिर भी उच्चतर आदर्शों को प्राप्त करने की दृष्टि से समाज में एक महाविज्ञान की आवश्यकता है। मुखर्जी कहते हैं कि समाज के इस महाविज्ञान का दृष्टिकोण विश्वव्यापी होगा तथा यह विश्व समुदाय की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेगा तथा मानव जाति के समान मूल्यों को आदर करेगा। इस महाविज्ञान के अंतर्गत एक ऐसे दर्शन को अपनाया जाएगा जो कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पाए जाने वाले पूर्वानुमानों का परीक्षण और पुनर्निर्माण बदलते हुए सामाजिक संबंधों एवं मूल्यों के संदर्भ में करेगा। समाज का यह महाविज्ञान उन उपायों की भी खोज करेगा जिनसे समाज में एकता, व्यवस्था, सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं सहभागिता को बनाए रखा जा सके। यह मानव संबंधों के सामाजिक और नैतिक पक्ष के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करेगा। यह उन प्रक्रियाओं को परिभाषित करेगा जिसके द्वारा एक संस्कृति विशेष के आदर्श मूल्यों को प्रौद्योगिक द्वारा नया रूप मिलता है और वे समाप्त हो जाते हैं। यह महाविज्ञान ईश्वर को परिपूर्णता और पवित्रता के साथ साथ सत्य, सौंदर्य और सदाचार के समन्वित प्रतीक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और यह स्वीकार करेगा कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं एवं वे धीरे धीरे किंतु निरंतर मानवता को सार्वभौमिक स्वतंत्रता एवं पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो आज हमने राधा कमल मुखर्जी के समाज के विज्ञान सिद्धांत का विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।